हेलो प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग ब्रह्मांड, हमारा सौरमंडल पढ़ चुके हैं, पृथ्वी की गतियां, अन्य खगोलीय पिंड भी पढ़ चुके हैं, अक्षांश, देशांतर, वह मानक समय रेखा, इसको हम लोग जान लिए। ठीक है, आपकी परीक्षा में, एनएमएस की परीक्षा में सौरमंडल से बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाता है, तो सौरमंडल का जो टॉपिक है वो आप लोग अच्छे से तैयार रखिएगा। ठीक है, बाकी ये जो चल रहा है अक्षांश देशांतर से भी उठाता है। अब हम लोग आपको जो मैंने जो भी सिलेबस लिखवाया है उसी अनुसार केवल अब शॉर्ट फॉर्म में केवल पढ़ाया जाएगा, ताकि परीक्षा का समय नजदीक आता जा रहा है और आपका सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, हम समझा देंगे लेकिन एक तरह से बहुत बृहद नोट्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी की जो भी संरचनाएं हैं, पृथ्वी पर जो भी स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं वो सभी हम लोग जानेंगे। तो जो जहां से शुरू होता है वह क्या कहा जाता है भूगोल में? भू आकृति विज्ञान। क्या कहा जाता है? तो इनसे भी प्रश्न आता है। फिर जलवायु विज्ञान पे जाएंगे, फिर वनस्पति विज्ञान पे जाएंगे। जलवायु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान एक दूसरे से कोरिलेट है, इसीलिए एक साथ लिखवाया है। उसके बाद कुछ प्रश्न पवनों से भी पूछे जाते हैं, उसके बाद महासागरीय धाराओं से भी पूछे जाते हैं, कंप्लीट नहीं लिखे। उसके बाद भारत भूगोल को जान लिया जाएगा, हल्का उसमें जान लेंगे। ठीक है ना, तो अब हम आते हैं अगली संरचना। आपको मैंने ब्रह्मांड में उतारा, ब्रह्मांड के बाद मैंने सौरमंडल में डाला, सौरमंडल के बाद आपको मैं पृथ्वी पर आज से उतार रहा हूं। पृथ्वी पर उतारा था, लेकिन वो पृथ्वी पर जो उतारा था अब तक की क्लास में, 2-3 क्लास में, वो पृथ्वी के ऊपर से उतारा था। कहां से उतारा था? अक्षांश देशांतर ऊपर से ना समझ में आएगा। अक्षांश देशांतर जो भी था इस पर आने से थोड़ी समझ में आएगा। आओगे तो एक ही जगह ना कहीं रुकोगे, लेकिन हम ऊपर से तुम्हें यहां खड़ा करते हैं और देखोगे तो कहोगे कि एक लाइन दिख रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ इसे देशांतर और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर अक्षांश। ठीक है, उत्तरी ध्रुव विषुवत और दक्षिणी ध्रुव, कर्क रेखा, मकर रेखा, कहां से? टॉप से। लेकिन अब हम आपको पृथ्वी पर उतार रहे हैं। कहां उतार रहे हैं बेटा? आज से हम अब पृथ्वी पर आएंगे और पृथ्वी के बाद फिर पृथ्वी में घुसा देंगे। ठीक है, एक एक करके स्टेप पढ़ेंगे और फिर अंततः हम आपको भारत में लाएंगे। तो आइए, अब हमारा जो टॉपिक होगा इसमें इससे प्रश्न आते हैं और यह एक बहुत बृहद सिलेबस है, बहुत बृहद पाठ्यक्रम है ये, और इसके बारे में जानना चाहिए। भू आकृति विज्ञान, इसके अंतर्गत पृथ्वी के भू परपट्टी के स्थलाकृतियों की संरचना, ठीक है ना, की संरचना स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान में क्या किसका अध्ययन किया जाएगा? जैसे मान लो सर है, ठीक है, हमारा एक सर है, मान लो पृथ्वी है, हमने कह दिया कि हमारे सर का तुम पढ़ाई करो, तो क्या करोगे? इसके उच्चावच, ऊपर उठा होगा तो नाक कहोगे, अंदर धसा होगा तो आंख कहोगे, मुंह खोल के अंदर जाओगे तो पूरा इसको मुंह कहोगे। ठीक है, ऊपर बाल खड़े हैं, ये थोड़ा सा भौर है, ये थोड़ा उठे हैं, ये ठुड्डी है, ऐसे है, ये यहाँ थोड़ा उठा है, ये थोड़ा दबा हुआ है। तो पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी पर अब आए, थोड़ा और करीब आए तो देख रहे हो कुछ उच्चावच देखने को मिला, कुछ उभरा हुआ भाग है और कुछ गहरा है। क्या है? तो इसी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है किसमें? भू आकृति विज्ञान में। हमारे भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी की आकृति कैसी है, समझ में आया? लेकिन केवल इसी का ही नहीं बेटा, इन आकृतियों के बनने या विनाश होने की समस्त प्रक्रियाओं का भी अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। अगर ये सारी चीजें बनी है, वो कैसे बनी है, उसका कारण क्या है? कुछ कारण से ही तो बनी होगी, कहीं ऊपर उठ गया और कहीं गर्त बन गया, इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। उन सारे फैक्टर्स को इसमें हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं और इसमें स्टडी करते हैं। आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तो याद रखना का भू आकृति विज्ञान में क्या करेंगे? भू आकृतियों के सृजन होने, बनने या विनाश होने की समस्त प्रक्रियाओं का साइंटिफिकली अध्ययन किया जाता है। किसमें? भू आकृति विज्ञान। इसीलिए जोड़ा गया है साइंस। क्या जोड़ा गया है? देखो, विज्ञान लास्ट में आ रहा है, हमने बोला ना भूगोल पहले है, विज्ञान बाद में। अब आ जाओ, जो भी स्थलाकृतियां हमारी पृथ्वी पर दिखाई देती हैं वह मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। कितने श्रेणियों में? 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ जाता है बहुत सरल सा, पढ़ा नहीं रहोगे तो नहीं कर पाओगे। आपके किताब में भी है, ठीक है ना, आपके किताब में जो है मैं वही पढ़ा रहा हूं, बस कुछ एक्स्ट्रा समझा इसलिए देते हैं डायग्राम से कि तुम्हें रटने की जरूरत न पड़े। तो ये जो भी स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं उसे किताब की भाषा में देखा जाए तो उसमें दिया गया उच्चावच। क्या दिया गया बेटा? उच्चावच। आसान भाषा में कैसे? खाल ऊंच। खाल ऊंच समझते हो? आसान भाषा में उच्चावच को समझ लो, खाल ऊंच। क्या समझ लिए? ऊंच को तुम लोग क्या बोलते हो? पहाड़।
खाल को क्या कहते हो? तालाब हो गया, नदी हो गया, महासागर हो गया। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के उच्चावच हैं हमारी धरती पर। उसको कैसे 3 भागों में बांटा गया है? प्रथम प्रकार के उच्चावच, द्वितीय प्रकार के उच्चावच और तृतीय प्रकार के उच्चावच या तृतीय श्रेणी उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या क्या माना गया है? महाद्वीपों का अध्ययन किया जाएगा और महासागरीय नितल का अध्ययन किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा महासागर किस प्रकार की भूस्थलाकृति है? प्रथम प्रकार की, द्वितीय प्रकार की, तृतीय प्रकार की। ठीक है, या फिर प्रश्न दे देगा महाद्वीप किस प्रकार के उच्चावच है? तो क्या कहोगे? प्रथम प्रकार का उच्चावच, द्वितीय प्रकार का कि तृतीय प्रकार का? याद हो गया? बहुत आसान सा सवाल आएगा। तो महाद्वीप और महासागर ये तो बहुत बड़े बड़े हैं ना, अभी हम बताएंगे। बहुत बड़े बड़े हैं ना महाद्वीप। महाद्वीप में देश आता है और देश में प्रदेश आता है और प्रदेश में जिला आता है और जिला में गांव आता है। समझ आया? तो महाद्वीप बहुत बड़े हैं। पृथ्वी पर जो भूखंड हैं, बड़े बड़े जो भूखंड हैं, उन्हें महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, आ जाओ। और महासागर हो गया। दूसरा आ जाइए, द्वितीय श्रेणी कौन कौन से हैं? तो पर्वत, जो भी आप पर्वत देखते हैं। पठार, पठार क्या होता है? पहले के समय में ये भी ऊंचे थे, लेकिन अपर्दन, अपक्षय अपर्दन के कारण, कुछ रासायनिक अपर्दन के कारण, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण ये क्या हो गए? धीरे धीरे ये क्या हो गए? पठार के रूप में बदल गए। जैसे दिल्ली क्या है? पठार है। दिल्ली क्या है? समझ आया? दिल्ली में, दिल्ली जो देख रहे हो, राजस्थान में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे, जो भी भारत का बीच वाला क्षेत्र है, हम पढ़ाएंगे उसको भी। भारत में जो स्थलाकृति है उसको पढ़ाया जाएगा। तो भारत में क्या है? बीच वाला जो भी क्षेत्र है, बीच वाला, ये पूरा क्षेत्र ये पठारी क्षेत्र है। क्या है ये बेटा? ये पठारी क्षेत्र है। ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। ऊपर और भी पर्वत क्षेत्र हैं, लेकिन ऊपर का पर्वत सबसे प्रमुख है हिमालय, उत्तर दिशा में। ठीक है, पठार, भ्रंश, भ्रंश पढ़ा जाएगा कैसे भ्रंश घाटियां बनती हैं। और उसके बाद मैदानी क्षेत्र जिस पे मनुष्य रहता है। अब आइए तृतीय श्रेणी, अपक्षय या अपर्दन के कारण। अपक्षय अपर्दन के कारण यह जो भी मलबे होते हैं, जो भी स्थलाकृतियां, उनके अपक्षय अपर्दन के कारण जो भी ये मिट्टी पत्थर जो भी बह के जाते हैं, उनसे जो भी स्थलाकृतियां बनती है, उन्हें तृतीय प्रकार के उच्चावच में रखा गया है। जैसे हम लोग देखेंगे, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा विश्व का, भारत की 2 प्रमुख नदियां बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आएंगे जब हम नदी पढ़ेंगे, भारत की नदियां। ठीक है ना, इंडियन भारत का अपवाह तंत्र जब पढ़ा जाएगा, अपवाह तंत्र, उसमें हम पढ़ाएंगे। प्रश्न पूछता है आपका। ठीक है बेटा, याद दिलाना, मैं नदी लिखवाया हूंगा। ठीक है ना, ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पूछेगा। तो अपक्षय अपर्दन के कारण जो, और मुख्यतः क्या है? सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा। अब देख लो, एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे ऊंचा भाग को क्या कहते हैं? पर्वत, उससे छोटा पठार, पठार के बाद मैदान, मैदान के बाद महासागरीय नितल, और उसके बाद घर। क्या? घर। ये है। अब आइए, ये जो भी स्थलाकृतियां तैयार हुई, ये समझ लिया। हम सारी स्थलाकृतियों के बनने या उनके विनाश होने की प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? भू आकृति विज्ञान। समझ में आया? ये कैसे बन रहा है। लेकिन यह स्थलाकृतियां जो भी बनी हैं, इसके बारे में बहुत सारे मतलब भूगोलवेत्ता, बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक क्या किए? इस पे अपना विचार प्रस्तुत किए। क्या किए बेटा? विचार प्रस्तुत किए। बहुत छोटे छोटे रूप में आपके किताबों में दिया गया होगा, लेकिन समझ लीजिए एक बार। विचार प्रस्तुत किए, बहुत सारे विचार आएंगे, हम लाइन से समझते हैं। पहला विचार जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर साहब ने दिया था। वेगनर साहब ने अपने सिद्धांत में यह कहा कि जो भी स्थलाकृतियां दिख रही हैं, जो भी महाद्वीप तैयार हुए हैं, यह कुछ विशेष कारणों से तैयार हुए हैं। उनके सिद्धांत को नाम दिया गया महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीप विस्थापन, विस्थापन फिजिक्स में पढ़ोगे, विस्थापन मतलब खिसकना, विस्थापन मतलब खिसक रहा है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर साहब ने दिया। यह मान्य नहीं है, और आपकी किताब में भी यह शायद न हो, लेकिन हम स्थलाकृतियां पढ़ रहे हैं तो सिद्धांत देते जा रहे हैं लोग। कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है क्योंकि कुछ मामलों में ये बहुत सही है। ठीक है, अंत में एक और आएंगे तो वो बताएंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, वो आपकी किताब में दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है। ठीक है, ठीक है ना। तो पहला सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर साहब ने दिया। वेगनर साहब यह जानने के लिए वो बहुत उत्सुक थे कि जो भी पृथ्वी की स्थलाकृतियां हैं वो कैसे विकसित हुई होगी। वो घूमते थे। वेगनर साहब क्या करते थे? बहुत सारे प्रदेशों में घूमा और उन्होंने कहा कि जो भी यह चीजें दिखता है, जो भी महाद्वीप तैयार हुए हैं पृथ्वी पर, जो भी स्थलाकृतियां दिख रही हैं, उस स्थलाकृतियों के निर्माण के पीछे वहां की जलवायु है।
क्या है? कौन जिम्मेदार है? वहां की जलवायु। हमने देखा ना ऋतुएं बदल रही हैं, तो जलवायु, जलवायु क्या होता है? एक क्षेत्र ऐसा जहां मौसम और जलवायु में देखो क्या अंतर है। मौसम मतलब जैसे कहते हो ना कि अभी गर्मी हो रहा था, मौसम बदल गया, बारिश होने लगा, तुरंत क्या होता है? तुरंत। और जलवायु क्या होता है? एक लंबे समय तक चलता है। क्या होता है? लंबे समय तक। मौसम क्या होता है? तुरंत बदल जाएगा मौसम। वो गाना सुने हो ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, मतलब तुरंत बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसम क्या होगा? तुरंत होने वाली घटना है, और जलवायु एक लंबे समय तक चलने वाली घटना है। तो जलवायु को उन्होंने कारण बताया, उनके अनुसार हमारे पृथ्वी पर कुछ क्षेत्र ठंडे हैं और कुछ क्षेत्र गर्म हैं। उन्होंने कहा कि ठंडे और गर्म क्षेत्रों के कारण क्या हो सकता है? तो ग्लेशियर रहा है, और गर्म क्या है? वहां पे जीवाश्म, वहां कोयले दबे हैं, यही कारण है कि वहां वो क्षेत्र क्या है? गर्म है। यानी कि जो गर्म क्षेत्र उसकी खुदाई की जाए तो वहां पे जीवाश्म मिलेगा। बाद में और भी चीजें उन्होंने, लोगों ने कहा कि अच्छा ठंड और गर्म केवल ग्लेशियर और इसके कारण नहीं है, तो वो और घूमने लगे और भी रिसर्च किया, और उन्होंने देखा कि एक ही क्षेत्र में, भारत में ही, कहीं जम्मू में चले जाओ ठंडी है, तो झारखंड में चले जाओ तो गर्मी है, कहीं राजस्थान में चले जाओ तो पूरी गर्मी है, तो कहीं गर्मी है और उसी वहां की जलवायु एक ही है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है ना भारत, एक ही जलवायु है, लेकिन कहीं गर्मी है और कहीं ठंडी है। फिर उन्होंने खोज चालू किया और कहा कि नहीं नहीं, ये ठंडी और गर्म जलवायु, तो मैंने जो कहा वो सही है, लेकिन जलवायु विस्थापित होते रहते हैं। लोगों ने फिर भी स्वीकार नहीं किया, कुछ कारण रहा होगा, स्वीकार नहीं किया, वो आगे बढ़ते जाए, और उन्होंने बाद में फिर से एक और चीज कहा। क्या समझते हैं? उन्होंने और अपनी बातों को और प्रूफ करने के लिए चल पड़े। उन्होंने कहा कि पृथ्वी बहुत पहले गर्म आग का गोला था। क्या था बेटा? गर्म आग का गोला था। धीरे धीरे तापमान में कमी हुई, और कमी होने के बाद क्या हुआ? जैसे दूध को गर्म करने पर उसको ठंडा करते हो तो ऊपर पपड़ी जमा हो जाती है, तो पृथ्वी पर भी क्या हुआ? निरंतर वर्षा हुई। हमने सौरमंडल में भी पढ़ा था, पृथ्वी क्या था? धीरे धीरे पृथ्वी के विकास के क्रम को समझोगे तो पृथ्वी क्या था? एक गर्म आग का गोला था। गर्म आग का गोला होने के कारण संवहनी धाराएं, बादल बने, और बादल बनने के बाद उसके ऊपर क्या हुई? बारिश हुई, और बारिश होने के बाद फिर से हुई। जैसे तवा गर्म है, पानी डालो तो छन्न से होता है, तुरंत भाप बना, फिर बादल हुआ, फिर बारिश हुआ, फिर ऐसे ही धीरे धीरे कई हजार सालों, करोड़ों, कई सालों तक ये काम चलता रहा। जल का आना जाना, जल का आना जाना, धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पानी जमा हुआ, और पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो गई, और नीचे अंदर आज भी गर्म है, अंदर आज भी गर्म है। तो इन्होंने यही कहा कि जैसे जैसे पानी, जैसे जैसे तापमान इसका गिरता गया, जैसे दूध के ऊपर पपड़ी जमा हो जाती है फॉर एग्जांपल, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर पपड़ी नुमा स्थलाकृति बन गई। क्या हो गई? साड़ी देखते हो ना, बड़ा हार्ड होता है, कुछ उस पर रख दो तो कुछ अंदर जाएगा क्या? नहीं। तो यह निरंतर होता गया, पपड़ी बनी, और इसी पपड़ी को स्थलाकृति बनी। फिर तीसरा स्टेज उन्होंने बताते हैं कि धीरे धीरे और तापमान गिरा, और क्या हुआ? वह स्थल का रूप ले लिया, और वहां पर अब जल और स्थल मिलके क्या होने लगे? और वायुमंडल होके क्या होने लगे? पादप और जीव जन्म लेने लगे। क्या जन्म लेने लगे? जीव मंडल का विकास हो गया। जैसे मैंने बताया था, क्या था? जैव मंडल का विकास तभी होगा जब यह तीन चीजें एक साथ आएंगी। क्या? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। समझाए बेटा? ये तीन चीजें जब एक साथ आएंगी तो यहां पे क्या आएगा? जीव मंडल। क्या आएगा? बायोस्फीयर। तब जाके जीवन संभव हो सकता है। कोई पूछे चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं है, तो साहब स्थल तो है, चलिए मान लेते हैं वायुमंडल भी है वहां पे हल्का फुल्का, लेकिन जल ला दो, हम जीवन उगा देंगे। कोई पूछे कि इस ग्रह पे जीवन नहीं है तो क्या कहोगे? स्थल तो है, लेकिन जल और वायुमंडल नहीं है। और जैव मंडल के विकास या जीवन के विकास के लिए इन तीनों का होना बहुत जरूरी, ये जान लेना। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं बेटा? इकोटोन। क्या कहते हैं बेटा? इकोटोन इसको कहते हैं। याद रखना, दो पारिस्थितिकी तंत्र के ओवरलैप क्षेत्र को, ओवरलैप जो एक दूसरे, जैसे क्या होगा? उस क्षेत्र में चले जाओ, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है, ये क्या है? कटीली झाड़ियां हैं। एक सागवन का पूरा जंगल है, सदाबहार जंगल है, और एक क्या है? पर्णपाती कटीली झाड़ियां हैं। अब क्या करो, तुम ऐसे रास्ते पे आओ, कटीली झाड़ियों से निकलो तो कटीली झाड़ियां उधर खूब ज्यादा थी, धीरे धीरे आओगे तो छोटी छोटी कटीली झाड़ियां अब दूर दूर दिखाई देंगी, दूर दूर दिखाई देंगी। अब फिर देखोगे तो छोटा छोटा पेड़ दिखाई देगा, दूर दूर दिखाई देगा, दूर दूर दिखाई देगा। अब फिर जाओगे तो घना जंगल दिखाई देगा।
तो वह ऐसा क्षेत्र जहां छोटी कटीली झाड़ियां और छोटे छोटे पेड़ दूर दिखाई दे रहे हैं, वो इकोटोन क्षेत्र हो गया। क्या हो गया बेटा? वहां पे दोनों तरह की जलवायु है, वहां पर दोनों तरह की मिट्टी है, वो कटीली झाड़ियां भी उगा रही है और सदाबहार वृक्ष भी उगा रही है। इस क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। समझ में आया? तो इस क्षेत्र को, ओवरलैप क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? इकोटोन। और जहां तीनों ओवरलैप करेगा उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? बायोस्फीयर, जैव मंडल। तो उन्होंने ऐसा कहा, फिर अस्थालाकृतियां बनी। फिर उन्होंने पूछा गया कि ये जलवायु कैसे विभाजित हुए होंगे, तो उन्होंने कहा कि फिर धीरे धीरे तापमान गिरा होगा, दबाव बढ़ा और क्या हुआ? अस्थलाकृतियां टूट गई। क्या हो गई? टूट गई। और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? ये बर्फ, कोई ठंडी जलवायु क्यों है तो बर्फ जमा होगा और उसके बाद स्थलाकृतियां का निर्माण हुआ है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना आज भी गर्म है। धीरे धीरे क्या होगा? कहीं धूप मिला होगा तो वो क्या होगा? ग्लेशियर पिघल गए होंगे। जहां धूप नहीं मिला होगा वो ग्लेशियर आज भी वैसे ही हैं। कहीं बहुत ज्यादा ऊंचा होगा तो वहां पर बर्फ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं धूप, कहीं समतल है, कहीं समतल है, धूप ज्यादा मिल रहा है तो आज भी वहां पर बर्फ नहीं है, वहां स्थलाकृति दिखाई दे रही हो। फिर वैगनर साहब से पूछा गया कि आखिर ये टूटा क्यों? क्या दबाव से केवल टूट गया या फिर बहुत सारे रीजन? वैगनर साहब पुनः चिंतित हुए और ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो ऐसे जलवायु क्षेत्र में जाने का प्रयास किए जो ठंडा था, अब उधर जाने का प्रयास किए, रूस उत्तरी ध्रुव। अब वो ठंडे जलवायु क्षेत्र में ये समझ में आ गया बेटा स्थलाकृति कैसे बनी? उनका ये कहना था दबाव पड़ा, टूट गया। बर्फ का जहां धूप न मिलाता हो या फिर उच्चावच हो, पर्वतों पे हमेशा बर्फ होते हैं ना, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत, तो कहां होगा? लेकिन ये टूटा क्यों, इसके बारे में पूछा गया। अब ये फिर क्या किए? अपने ही जलवायु पर रट लगा रहे थे कि मैंने जो भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया है उसका आधार मैंने जलवायु को बनाया है, और फिर से वो ठंडे जलवायु में जाने का प्रयास किए कि एक कहीं ठंडे ही जलवायु में चले जाइए, कहीं ठंडी जलवायु है तो वहीं पर थोड़ी दूर चले जाइए तो गर्म क्षेत्र है। फिर वह निकल पड़े ढूंढने के लिए, और जब वहां गए तो बर्फ की पेटियों में दब के मर गए। क्या हो गए? बर्फ की पेटियों में दब के ही क्या हो गए? मृत्यु हो जाती है उनकी। और वैगनर साहब, देखो वैगनर साहब लगे होते तो शायद वो अपनी खोज कर सकते थे। देखो वैगनर साहब क्या है, इतना सरल नहीं है वैगनर साहब को वो कहना, क्योंकि वैगनर साहब ने हर एक सिद्धांत लाया है। देखो कुछ भी वो गलत नहीं कर रहे हैं। अब ये दबाव पड़ा होगा, अभी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। ये हर चीज आगे बढ़ते गए, अपनी बात को मनवाने के लिए खोज करते गए। ये क्या है? एक विद्यार्थी का गुण है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि नहीं हो पाएगा, सर क्यों नहीं होगा, हम पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा यार, कठिन है ये परीक्षा, ये एक प्रतियोगी परीक्षा है और ये सभी विषयों की जानकारी मांगता है। ये परीक्षा समझ लो मेरे बच्चों, पेट और टेट, जो नौकरी करने के लिए लोग पेट की परीक्षा देते हैं या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो पेट की परीक्षा, जैसे लेखपाल की भर्ती आएगी, कोई भी भर्ती आती है तो पेट की परीक्षा पहले मांगी जाती है। आज शिक्षक बनने के लिए टेट की परीक्षा मांगी जाती है। टेट और पेट से आसान, और टेट से भी कठिन है, हम तो कह रहे हैं तुम्हारा एनएमएस का परीक्षा, ठीक है? वो तो 50% पे आराम से तुम लोग सेलेक्ट हो जा रहे हो, बात अलग है क्योंकि बच्चे जानते नहीं है। लेकिन अगर बच्चे पढ़े तो ये परीक्षा टेट से भी कठिन है, मैं कह रहा हूं। समझ आया? तो याद रखना, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। तो एक वैगनर साहब से सीखो कि कभी हार मत मानो, ठीक है? अब इसी में साथ वैगनर साहब ने अपनी और भी बातें कही, वो हम लोग समझते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, काल का नाम नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछेगा जो हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, वैगनर साहब और भी चीजों को वो और भी गुत्थी खोल रहे थे कि ये महाद्वीप, ये कैसे संरचना, जो भी भू-स्थलाकृति है वो किस प्रकार से ऐसे हुए हैं, कैसे हुआ। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये पूरी पृथ्वी पर पहले दो तरह की चीजें पाई जाती थी। एक स्थल खंड को कहा जाता था पेंजिया, और जो जल खंड था, जो जल भूभाग था, उसे पेंथालासा उन्होंने नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा? इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में ये सभी ये पेंजिया पूरा एक ही था, ठीक है? और उसके चारों तरफ क्या था? पेंजिया था, और उसके चारों तरफ क्या था? महासागर था, पेंथालासा। इससे पूर्व में ये सब ऐसे थे। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया जुड़ा हुआ था। फिर क्रेटेशियस काल में
इस पेंजिया में दरार पैदा हुआ। क्या हुआ बेटा? दरार पैदा हुआ। और क्या हुआ? यह दरार जब पैदा हुआ तो दरार कैसे पैदा हुआ? दबाव के कारण। किसके कारण बेटा? दबाव पड़ा होगा और दबाव के कारण दरार पैदा होते गए और जुरैसिक काल में आते आते जुरैसिक काल तक क्या हो गया? ये क्या हो गया? दबाव पड़ने के कारण यह उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड के रूप में बट गया। समझ आया? बस एक जान लो कि पेंजिया क्रिटेशियस काल में दरार में हुआ, दरार आया और जुरैसिक काल के आते आते क्या हो गया? शुरुआत में क्या हो गया? यह दो खंडों में बट गया। एक अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहा गया और दूसरा गोंडवाना लैंड। दूसरा गोंडवाना। अब जो भी पानी था, जो भी ये जल था, किसका? पेंथालासा का। जो भी ये जल था और जो भी मलबा था वो टेथिस सागर बन गया। क्या बन गया बेटा? समझा गया? मतलब क्या है? ये अंदर से ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन ये ऊपरी भूखंड क्या हो गए? अलग हो गए। समझ गया? पृथ्वी तो अंदर पूरी है ना, लेकिन ये पूरे ऊपर का अंगारा लैंड क्या हो गया? ऊपर हो गया और गोंडवाना लैंड नीचे हो गया। और फिर ये कहना था उनका कि जुरैसिक काल के अंत में क्या हुआ कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी दबाव के कारण टूटने लगे। क्या होने लगे? ये भी टूटने लगे। और जो आप आज देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, दक्षिणी अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ये क्या ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सभी इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये क्या था? टेथिस सागर। ये क्या था? पेंथालासा। और ये क्या हो गया? अंगारा लैंड में क्या क्या है? यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका। आपसे पूछा जाता, मैं बता देता हूं, आपसे पूछा जाएगा भारत निम्न में से किसका हिस्सा था? किसका? अंगारा की गोंडवाना? ये पूछा जाएगा। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये अफ्रीका से फिर पहले, उससे पहले क्या था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, उसके बाद अफ्रीका का हिस्सा था। अफ्रीका से टूट के क्या हो गया? वह जाके यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। जैसे यूरेशियन प्लेट से जा टकराएगा और हिमालय का निर्माण करेगा एक बलित पर्वत के रूप में। समझा गया? क्यों हो रहा था? क्यों ऐसा हुआ कि भारत अफ्रीका से टूट गया? बाद में यही जानते हो कि उत्तरी ध्रुव का क्या है? चुंबकत्व दक्षिणी ध्रुव से ज्यादा है। समय बीतने दो, सारे महाद्वीप क्या हो जाएंगे? उत्तरी गोलार्ध में सारे महाद्वीप चले जाएंगे और सब उत्तरी ध्रुव की तरफ विस्थापित होते जाएंगे। धीरे धीरे ये काम हो रहा है। समझ आ गया? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत किस निम्न में से किसका हिस्सा था? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, दोनों का याद रखना। और उसके बाद अफ्रीका का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? अफ्रीका का हिस्सा था। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए बेटा, आगे हमने महासागरीय विस्थापन सिद्धांत बता दिया। महासागरीय विस्थापन सिद्धांत में हमने देखा कि वेगनर साहब ने जितनी बातें कही उस चीजों को एक्सप्लेन भी किया उन्होंने, कैसे विखंडन हुआ है। ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें बताई गई, जैसे महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों जो भी ये चीजें टूटी हुई हैं, जो भी स्थलाकृतियां बनी हैं, उसके बारे में, उस उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, जिसमें संकुचनवादी सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है ना? तो संकुचनवादी सिद्धांत कैसे ये हुआ होगा, संकुचन कैसे हुआ, कंप्रेशन कैसे हुआ होगा, ये आप में नहीं आएगा। और थोड़ा एक संवहनी धारा क्या है, पृथ्वी के अंदर चीजें गर्म है और जहां गर्म होती है तो क्या होता है, उसमें से संवहनी धाराएं निकलती हैं। ठीक है ना? ऊपर की तरफ। किधर? तो ये मत जान लो आप लोग। ठीक है? अब आइए, अब उसके बाद सागर नितल प्रसरण, सागर के नितल कैसे एक दूसरे से दूर गए, ये भी नहीं आता है अपने किताब में आपका। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है ना? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में आइए, प्लेट हमारी पृथ्वी पर, अभी वेगनर साहब की बातें देखा कि वेगनर साहब ने भी दिखाया कि गोंडवाना और अंगारा ये क्या थे? ये सभी भूखंड थे। प्लेट की बात वो नहीं कर रहे हैं, ये सभी प्लेटें हैं। क्या है बेटा? और ये प्लेटें बहुत सारे आधार पे विभाजित भी किया गया, किसी को कुछ नाम दिया गया, किसी कुछ नाम दिया गया। तो यह सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। टेक्टोनिक या विवर्तनिकी मतलब होता है प्लेटों के बीच की गति। क्या होता है? प्लेट, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी के ऊपर का जो भूपर्पट्टी है वह, उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर एक बहुत सारी चीजें बताएंगे अभी। पृथ्वी के जो भूभाग है ऊपर का, जैसे दूध देखा, ऊपर साड़ी जमी है लेकिन नीचे क्या है? एक लिक्विड है ना, उस पर साड़ी हिल रही है। तो उसी तरह पृथ्वी के अंदर एक दुर्बलता मंडल है। क्या है बेटा? अभी हम आंतरिक संरचना पर नहीं आ रहा है, पहले हम जो भी स्थलाकृतियां निर्मित हुई हैं वो निर्मित हुई हैं तो कैसे हुई हैं ये बता दिया।
तो प्लेट विवर्तन की गति है। प्लेटें क्या कही जाती हैं? यही भूपर्पट्टी जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, इसी को क्या कहा गया है? प्लेट कहा गया है। क्या कहा गया है? प्लेट कहा गया है। अब देखो इन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपीय प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर क्या कर रही हैं? तैर रही हैं। इसका मतलब यह है कि दुर्बलता मंडल का जो घनत्व है, मान लेते हैं D1, ये ग्रेटर देन D2। D2 मतलब क्या? भूपर्पट्टी। D2 मतलब क्या? पृथ्वी की ऊपरी परत जो है भूपर्पट्टी, वह क्या है? D2 है। जैसे पूछ दिया जाए कि यहीं पे बता देते हैं, फिजिक्स की बात है, कोई वस्तु पानी में ऊपर तैर रही है। क्या कर रही है बेटा? तैर रही है। तो इसका घनत्व होगा D1 है और पानी का घनत्व D2 है। ठीक है, तो अगर ये तैर रही है, इसका मतलब ये है कि D1 लेस देन D2। समझाया? यहां पे जल का घनत्व ज्यादा है और उस ब्लॉक का घनत्व क्या है? कम है, इसीलिए जल के सतह पर तैर रही है। ठीक है। दूसरा कंडीशन, प्रश्न आता है, ठीक है ना, याद रखना। दूसरा कंडीशन, एक ब्लॉक है जो D1 है और ये D2 है, तो एक ब्लॉक है वह पूरी तरीके से नहीं डूबा है, वह पानी में क्या है? डूबा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं डूबा है। इसका मतलब ये है D1 इक्वल टू D2। D1 इक्वल टू D2। जल का घनत्व उस ब्लॉक या उस वस्तु के घनत्व के लगभग बराबर है। यही कारण है कि वह क्या कर रही है? डूब के तैर रही है। डूब के पूरी डूबी नहीं है, वो निकल भी सकती है, जा भी सकती है, निकल भी सकती है, जा भी सकती है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन होगा, तो यहां D1 इक्वल टू D2। ऐसे ही फोटो बना दे, पूछ दे, तब क्या करोगे? और तीसरा कंडीशन ये दे दे कि एक ब्लॉक है जो यह D2 जल है, D1 ये है, ये पूरी तरीके से डूब गई है। इसका मतलब ये है कि वस्तु का घनत्व क्या है? जल के घनत्व से अधिक है, इसीलिए वो डूब गई है। समझ आया? प्रश्न पूछ सकता है, नाव जा रही है, डूब गई, इसका कील पानी में डूब जाती है, इसका मतलब क्या है? फिजिक्स में पढ़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बार चर्चा कर दे रहा है। तो दुर्बलता मंडल समझ में आया? इसका मतलब यह है कि दुर्बलता मंडल का घनत्व क्या है? भूपर्पट्टी के घनत्व से ज्यादा है। यही कारण है कि भूपर्पट्टी ऊपर क्या कर रही है? तैर रही है। अगला बात बताते हैं लोग कि प्लेट की गति क्यों हो रही है, प्लेटों में गति क्यों हो रही है? तो पृथ्वी के अंदर जो संवहनी धाराएं निकली हैं, जो नीचे तप्त मैग्मा है, वह गर्म जो भी चीजें हैं वो क्या कर रही हैं? संवहनी धाराएं निकाल रही हैं। इसके कारण से प्लेटों में क्या है? हलचल है। प्लेटों में क्या है? हलचल है। प्लेटों के किनारे भूगर्भीय घटनाएं जो हुई, जैसे प्लेटों में गति होगी, अभिसारी अपसारी, अभी बताया जाएगा वो क्या होती हैं गतियां, पूछा जाता है आपसे। तो अपसारी अभिसारी जो गतियां होंगी, प्लेटों में जो घर्षण होगा, जिसके कारण से आप भूकंप आते हैं। जैसे पूछा जाता है कि भूकंप क्यों आते हैं, तो प्लेटों के अपने गति के कारण, तो ना, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लेटें गति करेंगी, ठीक है। एक प्लेट इधर जाएगी, दूसरी प्लेट इधर जाएगी, एक प्लेट ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, तो क्या होगा? वही हलचल होता है। वही क्या होता है? हलचल होता है। और कंप्रेशन, एक्सटेंशन और कंप्रेशन होगा, दूर जाएगा और कंप्रेशन पास आएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा? ये भी क्या होता है? इससे प्लेटों का विनाश होता है। क्या होता है बेटा? तो इसमें पढ़ेंगे तो क्या होता है? ये भूगर्भीय घटना है, प्लेटों के किनारों पर घटित होता रहता है। अब आते हैं प्लेटों के प्रकार की बात करते हैं। तो प्लेट 3 प्रकार के हैं। प्लेट कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के हैं। आकार के आधार पर बताया जा रहा है, बड़ा प्लेट, लघु प्लेट और उप प्लेट। बड़े प्लेटों की संख्या कुल 8 है। ये जो भी महाद्वीप देख रहे हो, ये जो भी महाद्वीप देख रहे हो ना, ये सभी जो बड़े बड़ी चीजें हैं, जैसे महासागर भी हो जाएगा, तो ये बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं वो क्या है? बड़ी प्लेटें हैं। जो उससे छोटे हैं वो लघु प्लेटें हैं, और कुछ छोटे छोटे हैं वो क्या है? उप प्लेटें हैं। क्या है? उप प्लेटें। बड़ी प्लेटें कुल कितनी है? 8। लघु प्लेटें 20 से 23 है, और उप प्लेटों की संख्या कितनी है? आपसे क्या पूछा जाएगा? कुल प्लेट क्या बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है? उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, ये तो महाद्वीप है ना, बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें होंगी। समझ में आया? प्लेट मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो ये एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये तीसरा प्लेट, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है? प्लेट मतलब जो खाना खाते हो, उस प्लेट को सबको जोड़ दो, क्या कर दो? यही प्लेट है। देखो ये क्या है? ये है ना, ये सब क्या है? ये तो देश तुम बांटे हो, ये देश तुम बांटे हो, लेकिन ये क्या है? ये सब प्लेट है। ये सब क्या है? ये 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 प्लेट है। ये क्या है? ये भी प्लेट है। 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 छोटी छोटी प्लेटें हैं, ये बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। समझ आया? ये सब क्या है? प्लेटें हैं। पृथ्वी पर क्या है? दुर्बलता मंडल के ऊपर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब इसमें कोई गति होती है, जब इसमें किसी प्रकार की गति होगी, तो क्या हो जाएगा? हलचल होगा। जब इसमें किसी प्रकार की गति होगी, नीचे संवहनी धाराएं बहेंगी, तो हो सकता है ऐसे हो जाए।
अगर मान लो एक्सटेंशन कंप्रेशन होगा, एक्सटेंशन कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे हिलेगा। तो ऐसे तुम लोग क्या कहते हो, भूकंप आ गया। क्या कहते हो? तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी हलचलें होती रहती हैं, तो यही प्लेटें क्या करते हैं, आपस में जब गतियां करने लगती हैं तो भूकंप की घटना होती है। अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और आर्कटिकन प्लेट। ठीक है, आर्कटिक महासागर देखा है ना। लघु प्लेटों में देखो जापान की प्लेट, इंडोनेशिया प्लेट, कैरेबियन प्लेट, मेडागास्कर प्लेट। मेडागास्कर अफ्रीका के पास एक छोटा सा है, ये है मेडागास्कर। ठीक है, ठीक है ना, छोटा सा, बहुत छोटा सा द्वीप है। चारों तरफ अभी बताएंगे महाद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, कब, जब विविध में आएंगे, जब मिसलेनियस में जब आएंगे तब बताएंगे। ठीक है ना, आपसे पूछ दिया जाएगा। और वो प्लेटें छोड़ दो, 39 छोटी छोटी प्लेटें हैं। अब आओ स्वरूप के आधार पे जो भी ये प्लेट दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लो कहीं होगा पानी पानी होगा, कहीं केवल स्थल स्थल होगा। जैसे मान लो यहाँ पे बड़ी प्लेटों में हमने यहाँ देखो ये यूरेशिया दे दिया, अफ्रीका दे दिया, ये तो भूभागी प्लेट है ना जी, ये तो भूमि है ना। लेकिन यहाँ प्रशांत क्या है, ये तो जल लिया है ना, प्रशांत महासागर क्या है, ये बहुत बड़ा महासागर है, तो ये भी बड़ी प्लेट है। तो स्वरूप के आधार पर प्लेटों को 3 भागों में बांटा गया है, महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट या संयुक्त प्लेट। क्या, संयुक्त प्लेट। अब देखो महासागरीय प्लेट में क्या क्या आएगा, जहां पे जल राशि पाई जाएगी, जहां पे क्या पाई जाएगी बेटा, जल राशि पाई जाएगी। जैसे प्रशांत प्लेट, क्या, अटलांटिक प्लेट, ठीक है, प्रशांत हिंद महासागर प्लेट। ठीक है, बहुत सारी प्लेटें हैं, ये सब छोड़ दो, बस ये जान लो महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट जहां पे जल राशियां नहीं पाई जाएंगी, जैसे यूरेशियन प्लेट, यहां पे कोई जल नहीं पाया जाएगा। और एक संयुक्त प्लेट है जहां पे भूभाग भी पाया जाएगा, स्थल भी पाया जाएगा और जल भी पाया जाएगा, जैसे भारत में पानी भी मिलता है ना। और अफ्रीकन प्लेट जहां पे जल भी है और स्थल भी है। अब आ जाइए नेक्स्ट। हाँ, अब देखो थोड़ा हमने 2 आधार पे देख लिया, स्वरूप और आकृति के आधार पे। अब तीसरा जानते हैं कि ये जो प्लेट है वो संरचना के आधार पे ही बांटा गया। ये देखो, ये डिवीजन तो पढ़ रहे हैं हम, प्लेट क्यों पढ़ रहे हैं, आपके किताब में ये नहीं दिया कैसे कैसे, लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा कोई प्रश्न तो ये कहां से निकाला जाएगा, इसलिए हम दे रहे हैं। प्लेटें जो भी देखे जा रहे हैं स्वरूप के आधार पर देख लिया, संरचना के आधार पर देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो और आकृति के आधार पे हम बांट लिए। बहुत बड़े बड़े प्लेट हैं तो आकृति के आधार पर बड़ी प्लेटें हैं, लघु प्लेटें हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद स्वरूप के आधार पर देख लिया महासागरीय प्लेट कौन है, तो सागरीय प्लेट, और महाद्वीपीय प्लेट कौन है, संयुक्त प्लेट कौन है। अब आते हैं तीसरा, संरचना के आधार पे। ठीक है, संरचना के आधार पर प्लेटों को 2 तरह से बांटा गया है कि प्लेटों की जो संरचना है, जो वो बना है, जिस वह केमिकल से बना हुआ है, जिस मतलब वो रासायनिक संरचना से बना हुआ है, उस आधार पे हम लोग इस प्लेटों को, पृथ्वी पे जो भी प्लेटें हैं 2 भागों में बांटा गया है। और ये जो भी प्लेटें बनी एक विशेष प्रकार के खनिज से बनी है। किससे बनी है बेटा, जैसे इसमें खनिजीन है, जो इसे कोई पत्थर उठा रहा तो खनिज है, क्या है उसमें, खनिज है। तो यह दोनों प्लेट, ये 2 तरह की पाई जाती हैं, बेसाल्टिक प्लेट और ग्रेनाइट प्लेट। याद रखना। अब तुम मुझे ढूंढ के बताना कि दक्षिण भारत में एक मंदिर है ग्रेनाइट का बना हुआ है, ठीक है, उस मंदिर का क्या नाम है, ठीक है, हमें बताना। बेसाल्टिक प्लेट, देखो बेसाल्टिक प्लेट आपसे पूछा जाएगा, जो भी महासागरीय प्लेटें हैं, क्या बेटा, जो भी महासागर हैं, महासागरीय प्लेटें किससे बनी हुई हैं, बेसाल्टिक चट्टानों से बनी है, बेसाल्टिक प्लेटें हैं। और जो भी महाद्वीपीय प्लेटें हैं वो किससे बनी हुई हैं, ग्रेनाइट से बनी हुई हैं। याद रखना बेटा, हमेशा महासागरीय प्लेटों का घनत्व किसके घनत्व से अधिक होगा, महाद्वीपीय प्लेटों के घनत्व से अधिक होगा। कारण क्या है, क्योंकि महासागर को जल रोकना है। क्या रोकना है, जल बहुत भारी होता है। ठीक है, तो याद रखना महासागरीय प्लेट यानी बेसाल्टिक प्लेट क्या है, ज्यादा घनत्व रखता है। ठीक है, याद रखना, ये पूछा जाएगा महाद्वीपीय प्लेट किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से, दोनों से कोई नहीं। ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए प्लेटों के बीच गति, जो अभी हम चर्चा किए थे कि जो भूकंप आ रहे हैं, जो भी ये प्लेटें हैं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो हमने बता दिया प्लेटें, अब उसमें सब बताया गया प्लेट ऐसे ऐसे है, इतनी तरह से हैं, अगर इनको डिवाइड किया जाए विभिन्न आधारों पे तो ऐसे ऐसे हम बांट सकते हैं। लेकिन अब प्लेटों के बीच जो गति होती है संवहनी धाराओं के कारण और कुछ भूगर्भिक घटना के कारण,
तो आइए अब जानते हैं कि प्लेटों में जो गति होती है वह कितने तरह की गति हो सकती है। तो 3 तरह की गति होती है। कितने तरह की बेटा? 1 अभिसारी गति, 1 अपसारी गति और 1 समानांतर गति। यहां पे बहुत आसान चार्ट के रूप में मैं बना दिया हूं, समझ लो। अब देखो, अभिसारी गति कुछ नहीं करना है, बस मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। अभिसारी गति भ से भीतर, भ से यही निकाल लो, भ से, जैसे लेंस जो पढ़ाया था तो बताया था, अपसारी लेंस अभिसारी लेंस, ठीक है। देखो, भ से भीतर, अंदर की तरफ, भीतर की तरफ जब गति होगी, मतलब प्लेट एक दूसरे की तरफ जब आएंगी, प्लेटें जब भीतर की तरफ आएंगी, मतलब भीतर की तरफ, मतलब ये प्लेटें और दोनों प्लेटें जब भीतर की तरफ आएंगी तो क्या हो जाएगा? अभिसारी। कौन सी गति होगी बेटा? अब मान लो ये प्लेट ये है, ये प्लेट ये है, मान लो ये दोनों चीजें थी, ठीक है, ये रिजिड है, ये सॉफ्ट है। अब ये प्लेट आ रही है, ये प्लेट आ रही है, भीतरी अभिसारी गति हो रहा है, अब अभिसारी हो रहा है, ये कमजोर है तो क्या करेगा? ये मजबूत है तो ये क्या करेगा? मजबूत वाला नीचे चला जाएगा और कमजोर वाला ऊपर चला जाएगा। तो यही कह रहा है कि अभिसारी गति जब प्लेटों में होती है तो प्लेट का विनाश होता है। एक प्लेट जो कमजोर थी, जो मजबूत थी, वो तो दब गई, और एक प्लेट जो कमजोर थी वो क्या हो गई? ऊपर उठ गई। और क्या होता है? प्लेटों का विनाश होता है, भूकंप की क्रिया होती है, बहुत भयंकर भूकंप आते हैं। यही कारण है, देखो कि हमारे हिमालय क्षेत्र, उधर चले जाओ, ये क्या है? अभिसारी गति की प्लेटें हैं, प्लेटें एक दूसरे की तरफ टकराई हैं, इसी कारण से यहां पर भयंकर भयंकर भूकंप आते रहते हैं, ज्वालामुखी आते हैं और बलित पर्वत का निर्माण होता है। बलित एक प्रकार का नवीन पर्वत होता है। बलित मतलब उठ जाना, बलित मतलब उठ जाना। तो बलित पर्वत कैसे बनता है? देखो, एक प्लेट ये आई, एक प्लेट ये आई, ये प्लेट क्या होगी? मजबूत होगी कि कमजोर होगी? मजबूत होगी। क्या होगी बेटा? मजबूत थी। और ये कमजोर प्लेट थी, कमजोर वाला, मान लो एक ट्रक आ रहा है, ये कार आ रहा है, तो ट्रक और कार में जब मैं टक्कर मारूंगा तो कौन ऊपर उठेगा? कार उड़ जाएगा ना, और ट्रक, ठीक है। तो कमजोर वाला क्या हुआ? उठ गया। तो वलित पर्वत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? वलित पर्वत का। और वलित पर्वत का उदाहरण हमारा हिमालय, जीता जागता उदाहरण हमारा हिमालय। जैसे कहा जाता है ना कि भारत पहले अफ्रीका में था और अफ्रीका प्लेट से टूटकर यह यूरेशियन प्लेट से जा टकराया और वलित पर्वत का निर्माण किया। हिमालय हमारे सामने ऐसा है। हमारा हिमालय होने से बहुत लाभ है। हमें यूरेशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को झेलना नहीं पड़ता है। हिमालय न होने से, हिमालय के कारण हम पढ़ेंगे जब मानसून पढ़ेंगे, हिमालय के कारण मानसूनी वर्षा होती है, घनघोर होती है। मानसून चले जाते ऊपर, हिमालय उन्हें जाने नहीं देता है। यही कारण है कि मेघालय में और कहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है? मौसिनराम में, मेघालय, मौसिनराम, ये सब में, चेरापूंजी, बहुत भयंकर वर्षा होती है। दुनिया में सबसे अधिक बारिश अगर कहीं होती है, मौसिनराम में होती है। कारण जब ये हमारे जो भी मानसून है केरल के मालाबार तट से टकराते हुए जब उधर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है तो उधर से सीधे उधर निकल जानी चाहिए, चाइना जापान की तरफ, लेकिन वो क्या करती है? हिमालय पर्वत के होने का, हिमालय हमारा कैसे है? ऐसे है, चाइना के जस्ट नीचे है, ठीक है, चाइना नेपाल के पास, और ऐसे जाके फिर क्या हुआ है? इंडोनेशिया की तरफ ऐसे मुड़ गया है, ठीक है। ऐसे है हमारा हिमालय, ऐसे है, ऐसे 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 मुड़ गया है। तो क्या हो गया? एक पैकिंग हो गई, इधर से आया हवा, इधर टकराया और फिर इधर मुड़ जाता है, और उत्तर भारत में क्या होता है? वर्षा होती है। अगर यही हिमालय नहीं होता तो क्या होता? हम लोग उत्तर प्रदेश वाले लोग पानी ही नहीं मिलता है। और भारत कृषि क्या है? मानसून क्या है? कृषि का जुआ है एक तरह से। मानसून आएगा तो हमारे यहां खेती होगी, मानसून नहीं आएगा तो, हम लोग जान रहे हो ना, खरीफ की फसल इस समय है ना, क्यों? खरीफ की फसल है ना इस समय, क्या बोए हैं हम लोग इस समय? धान की गेहूं। याद रखना, खरीफ की फसल के लिए पानी अधिक चाहिए और पानी हमारे यहां पर्याप्त नहीं है। मानसून के से ही हम कृषि करते हैं, और हिमालय न हो तो पानी न मिले। और हिमालय के होने से एक लाभ यह हो गया, मानसून को रोकता है। दूसरा लाभ क्या हो गया कि यूरेशिया से आने वाली, रूस से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है? हिमालय खड़ा है और रोक लिया है। जैसे पढ़ाए थे ना, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, भारत क्या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा है। हमारा हिमालय ऐसे खड़ा हो गया है, पैक कर दिया एकदम ऐसे। अब उधर से आने वाली ठंडी हवाओं को ये आने ही नहीं देता है, उधर के उधर ही रुक जाता है। इससे भारत क्या है? आधा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, आधा उपोष्ण में है। लेकिन फिर भी जैसे 30 के ऊपर जाओगे तो उपोष्ण हो जाता है ना, है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री बीच में है। हम तो ठंडी में रहते एकदम, उत्तर प्रदेश एकदम ठंडे क्षेत्र में रहता है, क्योंकि वो 30 के बाद है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर है, लेकिन हम लोग उसमें चले जाते। लेकिन हिमालय के कारण हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में काउंट किए जाते हैं। लेकिन अगर तुमसे बहुत गहराई से पूछ लिया जाए, हालांकि ये तो कर ही नहीं पाएगा पीएनपी,
अगर पूछ लिया जाए कि भारत किस प्रकार की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश है या उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय जोनो, वास्तव में देखा जाए अगर अक्षांशीय विस्तार के आधार पर देखा जाए, हिमालय को हटा दिया जाए तो भारत की जो जलवायु है आधा उष्णकटिबंधीय, जैसे दक्षिण भारत, गुजरात के पूरा उधर 30 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री से नीचे क्या हो जाएगा, और 0 डिग्री पूरा दक्षिण 30 तो क्या हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। तो 30 तो भारत के बीचों बीच में है ना, 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से काट रही थी ना कर्क रेखा, तो कर्क रेखा 23 पर है तो थोड़ा सा और ऊपर ले लो 30 हो जाएगा। तो 30 डिग्री अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहां गर्मी ज्यादा है। लेकिन ऊपर वाले में आ जाओ, शीतोष्ण क्षेत्र में आ जाए, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ये सब दिल्ली, सब ये क्या आ जाएंगे, ये शीतोष्ण क्षेत्र में आ जाएंगे। यहां ठंडी पड़नी चाहिए थी, भयंकर ठंडी पड़नी चाहिए थी, लेकिन हिमालय के कारण हम लोगों को ठंडी नहीं लगती है। समझ आया? इसीलिए हिमालय क्या है, हिमालय अद्वितीय, भारत को एक अद्वितीय देश बनाता है। हमारे जैसा कोई, हम पानी को जाने नहीं देते और ठंडी हवा को, मान लो ठंडी हवा आएगी तो फसलें खराब हो जाएगी ना, पाला पड़ जाएगा ना जी। ठंडी हवा को हम आने, हिमालय की पूजा की जाती है, इसीलिए। समझ में आया? ठीक है, इसीलिए हिमालय पे किसको बैठा दिया गया है? ठीक है, तो अभिसारी गति भीतर, भौ से भीतर, प्लेटों का विनाश होगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, वलित पर्वत का निर्माण होगा, इस प्रकार आते हैं अभिसारी गति। अब एक को समझ गया, भौ से भीतर, अब दूसरा क्या होगा, बाहर। दूसरा क्या होगा, अब अपसारी का मतलब, अब दूसरा अपसारी है तो अपसारी मतलब, अब इसमें ट्रिक नहीं है, इसमें बस याद रखो, एगो भीतर आ रहा है तो दूसरा क्या होगा, बाहर जाएगा, पसर जाएगा, पोसे पसर जाएगा। तो प्लेटों का जन्म होगा, क्यों जन्म होगा अभी बताएंगे। और भूकंप कम आएंगे, ज्वालामुखी होगा, शांत टाइप का ज्वालामुखी होगा, और यहां पठारों का निर्माण होता है। प्लेटों की किस प्रकार की गति से वलित पर्वत का निर्माण होता है, प्लेटों की किस प्रकार की गति से पठारों का निर्माण होता है। ठीक है, अब आते हैं कैसे, प्लेटें बाहर की तरफ जाएंगी, ये प्लेटें बाहर की तरफ जाएंगी। अब पता चला कि यहां पे क्या हो गया, क्रैक हो गया। क्या हो गया, संवहनी धारा है भाई, क्या हुआ, प्लेट ऐसे फैल गए, प्लेट ऐसे क्या हो गए, संवहनी धारा है भाई, ज्वालामुखी आ रहा है, मैग्मा क्या हो रहा है, लावा के रूप में जब बाहर निकलेगा तो प्लेटें ऐसे टूटेंगी ना, और टूटेंगी तो क्या हो गए, वो प्लेटों के रूप में बट जाएंगी। अब क्या हो गया, इसी से कहा गया कि प्लेटों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये देखो, मैग्मा क्या होगा, और बाहर जाएगा, मैग्मा जब जाएगा तो मैग्मा जब नीचे से आया, तो ऊपर क्या हो गया, ये जमा हो गया, और जमा होकर क्या बनाता है, पठार। यही कारण है कि भारत में पठारी क्षेत्र, जो बीच के क्षेत्र हैं, भारत के बीचवर्ती जो भी ये क्षेत्र हैं, ये पठारी क्षेत्र हैं। यही कारण है कि ये हमारे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र ये क्षेत्र चले जाओ तो पठार क्षेत्र, हमारे बिहार, हमारे अन्य जिला जो भी साइड के जिले हैं, वो थोड़ा क्या है, आर्थिक तौर पे कमजोर हैं। लेकिन ये खनिज पठार क्या है, पठार नीचे से आया ना सब, ये नीचे से लावा मैग्मा बाहर निकला है, ये क्या हो गया है, और ठंडा हो गया है, ये पठार का निर्माण कर लिया है, और पठारों में खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि ये लोग क्या किए, पहाड़ों की खुदाई करके विभिन्न तरह के खनिजों को निकाले और अपना विकास कर लिए। यही कारण है कि भारत के बीच के जो भी प्रदेश हैं, ठीक है, राज्य हैं, वो डेवलप हैं, और भारत में बिहार हो गया, ये सब क्षेत्र क्या हो गए, थोड़े अभी कम डेवलप हैं, धीरे धीरे इनका भी काम हो रहा है। समझ आया? ठीक है ना। अब देखो, सर यहाँ खनिज निकलता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अरे बेटा, वहां केवल खनिजे है, वहां लोग आते हैं, खुदाई करते हैं और सामान लेके चले जाते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया, कोई दिक्कत। तो पठार का निर्माण किसे होगा, अपसारी गति। अब समानांतर गति क्या होता है, तो समानांतर गति देखो ऐसे, समानांतर गति कैसे होगा, और ऐसे जब होगा तो घर्षण होगा, और घर्षण होगी तो ऊर्जा निर्मुक्त होगी, तो अपार ऊर्जा निकलती है। भूकंप किनारों पर आता है, कहां पर आएगा, किनारों पर आएगा, पठार के किनारों पर, प्लेटों के किनारे पर आएगा। यहां प्लेटों का विनाश होगा, क्या होगा, रगड़ेगा तो क्या होगा, टूटेगा नहीं ना। और रगड़ रहा है, केवल क्या हो रहा है, रगड़ रहा है, क्या होगा, घिस रहा है, विनाश हो रहा है। ठीक है, घर्षण होगा, विनाश होगा, भूकंप किनारों पर आएंगे, ऊर्जा अधिक होगी, ज्वालामुखी नहीं के बराबर, और पठार निर्माण बिल्कुल नहीं। पठार निर्माण, रगड़ रहा है तो पास आ रहा है ना, जब दूर जाएगा तब ना मैग्मा निकलेगी, लेकिन वो पास ही में रगड़ रहा है, वो केवल एक दूसरे को रगड़ के खत्म कर लेंगे, कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। और हमें